नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आईआईटी कानपुर दौरे की। यहां पर वो समन्वय कार्यक्रम में शामिल हुए और समन्वय कर आगे बढ़ने की जरूरत पर उन्होंने जोर भी दिया है। साथ ही जीएसटी स्लैब संरचना सरलीकरण में संभावित बड़े बदलावों पर भी करेंगे बातचीत और इस बार भारी बारिश के मौसमी सरप्राइज पर भी हमारी होगी खास रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको बताएं कि लखनऊ के बेहटा इलाके में हाल ही में हुए बारूदी विस्फोट में क्या कुछ हुआ, उस पर भी आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। चलिए खबरों को शुरू करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईआईटी कानपुर में आयोजित समन्वय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री और उद्योग के साथ समन्वय कर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित समन्वय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडस्ट्री और उद्योग के साथ समन्वय कर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इंडस्ट्री और एकेडमिक जगत को मिलकर कार्य करना चाहिए। मन के 3 स्तरों से सफलता पाई जा सकती है। सीएम योगी ने कहा कि 300 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 थी और 1947 में भारत का ग्लोबल जीडीपी में योगदान 2% तक रह गया है। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था है और इसे 1947 तक दूसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। याद करिए, उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया ना, भारत तो 1947 में आते आते उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 2% योगदान रह गया था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 1947 में भी और 1960 के दशक में 14% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता था। लेकिन 1960 के बाद लगातार डाउनफॉल पे गया, लगातार गया। 2017 तक आते आते इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 7 से 8% के आसपास रह गया था। और 7 से 8% के बीच में जो इसका योगदान रह गया था उसमें भी निराशा थी, हताशा थी। इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी। जो थी भी वह इस बात को लेकर के चिंतित रहती थी कि कैसे उन्होंने जो पूंजी यहां लगाया है ये पूंजी सुरक्षित रहेगी कैसे, और उसको लेकर के कैसे वे यहां से अपना समेट के भागे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बताया कि नोएडा में स्थित आईआईटी के ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर का पिछले दिनों उन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि किस तरह से आईआईटी की ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका योगदान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि आईआईटी का मिड टेक सेंटर अगले वर्ष तक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने आएगा। यह चीज बहुत पहले होनी चाहिए थी। प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो पीछे छूट जाएगा उसकी गिनती नहीं होगी। युवाओं में निराशा थी, प्लान हो रहा था, पहचान का संकट था। और आजादी के समय जो प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश था, यानी 1947 और 1960 तक उत्तर प्रदेश देश का भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था थी उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता था। हम 16-17 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश 8वीं अर्थव्यवस्था रह गया, बीमारू राज्य हो गया। लोगों ने हमारे राज्य को ही बीमारू कर दिया। और मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि हमने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की टीम ने उत्तर प्रदेश वासियों के साथ मिलकर के जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उत्तर प्रदेश देश की फिर से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश 1964 तक देश की नंबर 1 इकोनॉमी थी, लेकिन 2016 और 17 तक ये 8वीं अर्थव्यवस्था बन गया। अब फिर से उत्तर
दूसरी अर्थव्यवस्था बना और इसे आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के साथ समन्वय की राह पर चलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मन के 3 स्तर होते हैं। चेतन मन से आधुनिक अध्ययन किया जा सकता है, अवचेतन मन से नवाचार को साकार किया जा सकता है और अचेतन मन से सर्वश्रेष्ठ शोध एवं अनुसंधान का लक्ष्य पाया जा सकता है। आईआईटी से कहा कि वह नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार के बनने वाले डीप टेक सेंटर का नेतृत्व करे और सरकार ने वहां जमीन आवंटित कर दी है। इसके लिए आईआईटी के वैज्ञानिकों और इंडस्ट्री के लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। समारोह मंच पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश अचान, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डॉक्टर हैरिक बिन और आईटी के उप निदेशक प्रोफेसर ब्रिजभूषण आदि मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के बाद केंद्र सरकार को जीएसटी में बड़े बदलाव को हरी झंडी मिली है। राज्यों के मंत्रियों की समिति ने 12% और 28% स्लैब को हटाने पर सहमति जताई है। जीएसटी की दरों में बदलाव की प्रक्रिया क्या है, 12 और 28% के स्लैब हटाने पर विपक्ष ने क्या फॉर्मूला पूछा है, आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्लैब संरचना सरलीकरण में हो सकती है बड़ी बदलाव। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब को सरल किया जा सकता है। मौजूदा जीएसटी सिस्टम में 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब्स शामिल हैं, जिसे बदलकर 5% और 18% करने का प्रस्ताव है। नए सिस्टम में ज्यादातर सामानों को सिर्फ 2 प्रमुख स्लैब में ही रखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक जरूरी सामान और सेवाओं पर 5% टैक्स और बाकी वस्तुओं को 18% टैक्स स्लैब में शामिल करने की बात कही गई है। लग्जरी सामान और प्रीमियम कारें, तंबाकू, पान मसाला आदि के लिए 40% के विशेष स्लैब प्रस्तावित है। हालांकि कुछ राज्य राजस्व में भारी घाटा होने की बात कहकर प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक काफी अहम है। दरअसल समय से पहले हो रही इस बैठक पर देश और दुनिया की खास नजर है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म के पीएम मोदी के ऐलान के बाद इसमें उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स कम करने के लिए माल एवं सेवा कर में महत्वाकांक्षी बदलाव पर विचार हो सकता है। क्या हो सकता है सस्ता? टूथपेस्ट, शैम्पू और टैल्कम पाउडर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविजन और एयर कंडीशनर शामिल है। कार, बाइक भी सस्ते हो सकते हैं। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिन पर टैक्स रेट बढ़ सकता है, वो महंगी होंगी। इनमें फ्लाइट टिकट शामिल है। जीएसटी काउंसिल बैठक में टैक्स स्लैब में होंगे बदलाव। देश में अलग अलग करों को खत्म करने के लिए एक देश एक टैक्स के मकसद के साथ 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू किया गया था। इससे पहले अलग अलग राज्यों में एक ही वस्तु और सेवा पर टैक्स की दरें अलग थी, जिससे कारोबारियों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन जीएसटी ने इन दिक्कतों को दूर किया है और अब एक देशव्यापी टैक्स सिस्टम लागू है। इस सिस्टम के तहत फैसले लेने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिसका काम देश भर में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना और राज्य के साथ मिलकर काम करना है। राज्यों में अनुमानित राजस्व घाटा 85,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ प्रति वर्ष तक हो सकता है। कर्नाटक अकेले ही लगभग 15,000 करोड़ का घाटा देख रहा है। कई विपक्षी शासित राज्यों ने केंद्र से कम राजस्व प्रभावित राज्यों को मुआवजा देने की मांग की है। हालांकि एसबीआई रिसर्च के अनुसार दीर्घावधि में राज्यों के लिए नेट लाभ संभव है। जीएसटी सुधार से अनुपालन में सुधार होकर राजस्व में रिकवरी हो सकती है। आपको बता दें कि कर स्लैब में कटौती और इसके चलते कीमतों में कमी का आमतौर पर स्वागत किया गया है, लेकिन विपक्षी दलों के शासन वाले राज्य इस बदलाव के कारण राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जीएसटी सुधारों की योजना के बारे में बताया था। इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने प्रारंभिक समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के मंत्री के समूह के साथ प्रस्तावित सुधार का खाका साझा किया था। जीएम ने कर दरों को कम करने के केंद्र प्रस्ताव पर सहमति जताई है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि स्लैब में बदलावों से मोटे तौर पर सहमत होते हुए मंत्री समूह ने 40 लाख रुपए तक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन पर 18% जीएसटी लगाने का समर्थन किया है। हालांकि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना चाहती है और उनके लिए 5% दर का समर्थन कर रही है। पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी राज्यों ने मांग की है कि 40% की दर के ऊपर लगाया गया कोई भी कर राज्यों के साथ साझा किया जाए, ताकि उनके राजस्व घाटे की भरपाई हो सके। विपक्षी दलों के शासन वाले 8 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस बार बारिश ज्यादा हो रही है या फिर मौसम के सरप्राइज से इतनी तबाही मच रही है? कश्मीर से पंजाब, दिल्ली तक बाढ़ का कहर। हिमालयी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड से जूझ रहे हैं। अगस्त 2025 में उत्तर पश्चिम भारत में 265 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 2001 के बाद सबसे ज्यादा है। IMD ने सितंबर में 109% ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। सितंबर में क्या है तेज बारिश की वजह? उत्तर भारत में जबरदस्त बारिश की वजह मानसून की प्रणाली। औसत समुद्र तल पर मानसून की द्रोणिका यानी कि ट्रफ सामान्य स्थिति के करीब उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार के तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना। निचले क्षोभ मंडल के स्तरों में दक्षिणी हरियाणा में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। निचले और मध्य क्षोभ मंडल के स्तरों में उत्तरी कश्मीर से उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश तक मानसून की ट्रफ बनी हुई है। पंजाब और पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण की वजह से पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा गया, जो मानसूनी हवाओं से टकराने की वजह से भीषण बारिश पैदा कर रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इन मौसमी बदलावों के चलते फिलहाल उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश का असर सबसे ज्यादा रहेगा। 2 सितंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली, NCR और यूपी तक के कुछ इलाकों में बारिश देखी गई। वहीं 8 सितंबर तक अलग अलग राज्यों में बारिश का अनुमान है। बता दें कि दिल्ली, NCR में सोमवार, मंगलवार को हुई बारिश और यमुना में बढ़ते जलस्तर से बने बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी रखा है। वहीं गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। आलम ये रहा कि हरियाणा के वजीराबाद में सोमवार को 116 मिलीमीटर और गुरुग्राम में 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उधर दिल्ली में 18.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई और IMD की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में इस दौरान 18 mm बारिश दर्ज की गई। इसके चलते सड़कों पर जहां तहां जाम की स्थिति पैदा रही। क्या रहेगी राज्यों में बारिश की स्थिति? जम्मू कश्मीर अगले 7 दिन हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। अनंतनाग, डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, रामबन, रियासी और उधमपुर बाढ़ का खतरा बरकरार। हिमाचल प्रदेश, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में भी आकस्मिक बाढ़ की संभावना। उत्तराखंड 8 सितंबर तक लगातार भारी वर्षा की संभावना। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी में रहेंगे बाढ़ के हालात। दिल्ली वासियों को अभी राहत मिलने के आसार नहीं। 5 तारीख तक हल्की से भारी बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी में 8 सितंबर तक भारी वर्षा का अनुमान। कई जिलों में अगले 7 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। पंजाब, भारी बारिश की स्थितियां अभी सुधरती नहीं दिख रही। पूरे हफ्ते हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। हरियाणा राज्य में 5 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा की संभावना, बिजली गिरने का भी अनुमान। राजस्थान पूर्वी हिस्से में 5 सितंबर तक स्थिति गंभीर रह सकती है। कई स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा का भी अनुमान। ओडिशा अगले 4 दिनों तक राज्य में भारी बारिश हो सकती है। पंजाब आपदा प्रभावित घोषित। देश के अधिकांश हिस्सों में अब इस समय मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भूस्खलन से सड़कें बंद हैं। दिल्ली, NCR, यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी जल भराव से हालात बिगड़े हैं। वही सेना और NDRF राहत बचाव कार्य में जुटी है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में सितंबर की शुरुआत काफी भीगी रही। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी आलम यह है कि यहाँ बीते 2 दिनों से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा और दूसरी तरफ उत्तर भारत के कुछ और राज्यों में भी स्थितियां बिगड़ती नजर आई।
मौसम विभाग इन क्षेत्रों में बारिश को लेकर रेड और येलो अलर्ट जारी कर रहा है और सबसे ज्यादा हालात पंजाब में खराब है। राज्य के 3,54,626 लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। हजारों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं अभी तक 4 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया है। सितंबर में बढ़ता वर्षा का रुझान। आईएमडी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 दशकों से सितंबर में वर्षा का रुझान बढ़ा है। भले ही 1986, 1991, 2001, 2010, 2015 और 2019 जैसे कुछ सालों में सितंबर शुष्क रहा हो, लेकिन ये अपवाद है। भारत की पाकिस्तान को चेतावनी। बता दें कि उत्तरी राज्यों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जिसको देखते हुए भारत ने पाकिस्तान को सतलुज और तवी में बाढ़ की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया। इससे पहले भारत ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान को तवी नदी में संभावित बाढ़ को लेकर के एक के बाद एक 3 चेतावनियां जारी कर चुका है। पंजाब में भारी बारिश से सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के साथ मौसमी नदियां भी उफान पर हैं। वहीं जलाशयों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अगस्त का मौसम रहा असामान्य। उत्तर पश्चिम भारत में अगस्त में 265 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 2001 के बाद सबसे अधिक बारिश है। केवल उत्तर पश्चिमी भारत में ही 265 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1901 के बाद से 13वां सबसे ज्यादा अधिक। दक्षिणी प्रायद्वीप में भी 2001 के बाद अगस्त में तीसरी सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। जम्मू के उधमपुर जिले में 630 मिलीमीटर, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 440 मिलीमीटर, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 570 मिलीमीटर बारिश का एक दिन में दर्ज की गई और सितंबर में औसत से 109% तक वर्षा हो सकती है। संकेत स्पष्ट है कि भारतीय मानसून को देखते हुए प्रकृति तेजी से बदल रही है। कभी सूखे जैसी स्थिति तो कभी रिकॉर्ड तोड़ बारिश का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। विशेषज्ञ सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन को इसका कारण मानते हैं, लेकिन महासागरीय परिस्थितियां और क्षेत्रीय दबाव तंत्र मिलकर मानसून को अप्रत्याशित बना रहे हैं। केरल में समय से पहले आ गया था मानसून। गौरतलब है कि केरल में मानसून इस वर्ष सामान्य तिथि से 3 दिन पहले आ गया था, लेकिन वापसी का समय खिंचता नजर आ रहा है। महासागरीय परिस्थितियों का असर। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि मौजूदा बदलाव महासागरीय परिस्थितियों से जोड़ रहे हैं और प्रशांत महासागर में एल नीनो कमजोर पड़ रहा है और ला नीना के आसार बन रहे हैं। यह स्थिति भारतीय मानसून को सामान्य से अधिक सक्रिय करती है। इसी कारण सितंबर में भी लगातार तेज बारिश देखी जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा कि सितंबर के दौरान मध्य पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में मासिक अधिकतम औसत तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद। हालांकि मध्य पूर्व, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत के कई हिस्सों के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी तटीय क्षेत्र के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। लखनऊ का बहटा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा था। यहां घर घर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्रियां चल रही थी। उनमें अवैध तरीके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखे थे। गनीमत रही कि रविवार को हुए हादसे की आंच इन घरों तक नहीं पहुंची, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस और बम स्क्वाड के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की उच्चाधिकारियों को जांच सौंपी गई है। रिपोर्ट आने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासी काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि लगता है कि बारूद के ढेर पर बैठे हैं। कब हादसा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लखनऊ के गुंडबा थाना क्षेत्र के बेहटा गाँव में आलम पत्नी मुन्नी और बेटे इरशाद के साथ रहता था। रविवार को उसके घर में ब्लास्ट हुआ। पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। उससे सटा मकान ढह गया। आसपास के 4 अन्य घरों की दीवारें और छतें उड़ गई।
जलने और मलबे में दबने से आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को KGMU के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है और 3 अन्य घायल प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल रविवार को धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। इसके बाद शाम को गांव के पास ही दूसरे गोदाम में ब्लास्ट हुआ था। उसमें एक महिला को चोट आई थी और 300 मीटर के दायरे के मकानों में दरार आ गई थी। सोमवार और मंगलवार को बेहटा गांव में बम स्क्वाड के पास छापेमारी इस दौरान 200 घरों, दुकानों और उनके आसपास बने गोदामों की जांच की गई। कई अवैध फैक्ट्री मालिक फरार हो गए। 6 घरों के पास बने अवैध गोदामों और कॉस्मेटिक दुकानों से 3 डाला विस्फोट सामग्री बरामद हुई। भारी मात्रा में पटाखा बनाने की अन्य सामग्री भी मिली। डाला ड्राइवर तनवीर कुरैशी ने बताया कि सोमवार सुबह काम पर निकला था। रास्ते में करीब 12 बजे पुलिस ने गाड़ी रुकवा ली। मुझे बेहटा गांव में लेकर आए। पहले तो कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में जानकारी हुई कि अवैध फैक्ट्री में छापेमारी चल रही है। तनवीर कुरैशी ने बताया कि सोमवार को करीब 6 घंटे तक पुलिस टीम के साथ मौजूद रहा। इस दौरान 3 डाला भरकर विस्फोटक सामग्री लेकर गड्ढे में नष्ट कराया। मौके पर 2 गाड़ियां और थीं, जिनमें भी बोरों में रखकर विस्फोट सामग्रियों को लाकर गड्ढों में नष्ट किया गया। पुलिस और बम स्क्वाड की टीमों को 3 कुंटल विस्फोटक मिला, जिसमें देसी बम, सूतली बम, बुरादा, बारूद, पटाखा बनाने की सामग्री, पटाखे के खोखे, विस्फोटक पदार्थ, बड़े ड्रम भरे बारूद आदि शामिल है। छापेमारी की वजह से घबराए अवैध पटाखा फैक्ट्री मालिक अपना माल छिपाने में लगे रहे। स्थानीय लोगों की माने तो पूरी रात गांव में महिलाएं और पुरुष बोरी लेकर इधर उधर जाते दिखे। गांव के पास बने तालाब में भी भारी मात्रा में पटाखा मिला। नहीं, हम बैठे थे ऐसे, बस ईंटा आया यहाँ भी गिरा तो मैं देखने लगे कि ईंटा का कहाँ से आया। तब तक क्या चीज़ आई ये नहीं पता चला। ये मुंह में लग के निकल गई। अब जैसे इसमें दर्द भी बहुत थी, काफ़ी सूजन भी थी, लेकिन जब दवा लगाया ट्यूब तो अब कुछ जलन कम है और हाथ के और दवा खाया तो हाथ का दर्द कम है। तो जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी? हाँ, इसमें जलन हो रही थी। हाथ में नहीं हो रही थी, इसमें हो रही थी जलन। तो आपने क्या देखा था मतलब उस समय? उस समय कुछ हम समझ ही नहीं पाए। हमने से घूम के देखा तो देखा कि पीछे पटाखे टाइप दिख रहे थे और खूब धुआं, बेशुमार धुआं था। गोदाम में रविवार शाम को ब्लास्ट हुआ। वहां से 300 मीटर दूर मोहम्मद हफीज का मकान था। मोहम्मद हफीज के मकान की दीवारें विस्फोट में पूरी तरह दरक गईं। छत में दरार आ गई, मकान कमजोर हो गया। लोहे की ग्रिल व दरवाजे के कुंडे टूटकर दूर जा गिरे। बाथरूम व कमरों की दीवारें चटक गई। इतना ही नहीं, गोदाम में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा था कि गोदाम की RCC की छत पर पिलर उड़ गया। दूर तक सूतली बम पड़े थे। मोहम्मद हाफिज ने बताया कि देर रात तक पटाखे फटते रहे, बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहे। अवैध पटाखा फैक्ट्री के धमाकों ने पुलिसिंग पर कई सवाल खड़े किए हैं। इतनी मात्रा में अवैध तरीके से विस्फोटक बेहटा तक पहुंच रहा था, किसी को भनक तक नहीं मिली। इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी में कई अवैध फैक्ट्रियां तैयार हो गईं। इसके अलावा फैक्ट्री चालक बागों में बैठकर अपना माल तैयार कर रहे थे, तभी भी पुलिस की नजर नहीं पड़ी। इलाके के लोगों की माने तो रोजाना आवाज करने के लिए पटाखे फोड़ते थे। इस दौरान ये आवाजें भी पुलिस को क्यों नहीं सुनाई दी। DCP पूर्वी शशांक सिंह ने मामले में बेहटा चौकी प्रभारी संतोष पटेल और सिपाही धर्मेट चहर को सस्पेंड कर दिया। लोगों का कहना है कि इनमें अन्य बड़े अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बेहटा में पहुंच रहा था, इसकी भनक गुड़बा इंस्पेक्टर प्रवतेश श्रीवास्तव को क्यों नहीं थी? साथ ही LIU की टीम को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? फायर स्टेशन अफसर को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? क्या ये सभी अधिकारियों की जवाबदेही नहीं? क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और SDRF और इमरजेंसी रिस्पांस की सारी टीम यहाँ पे मौके पर पहुँच गई थी। 2 लोगों की डेथ कंफर्म है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई थी, वो KGMC रेफर हुए हैं। DCP पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि ADCP और
एसीपी को जांच सौंपी गई है। पूरे मामले की जांच करके फाइनल रिपोर्ट लाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बम स्क्वाड टीम के एक अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग के दौरान विस्फोटक तो बरामद हुआ है, लेकिन पटाखे में ही इस्तेमाल होता है। कोई अन्य गतिविधियों में होने वाला कुछ बरामद नहीं हुआ। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।